सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से हिंदी विषय के अंतर्गत अलंकार के बारे में अध्ययन करते हैं, सीखते हैं अलंकार क्या होता है और कितने प्रकार का। आइए, विषय हिंदी और टॉपिक है अलंकार। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि भाई अलंकार कहते किसे हैं। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। बिल्कुल एकदम सीधी सीधी परिभाषा है, आसानी से याद की जा सकती है। काव्य का सौंदर्य बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये तो रही अलंकार की परिभाषा। अब अलंकार के भेद, अलंकार के भेद तो एक तो है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार और तीसरा उभयालंकार। फिलहाल हम बात इन दो की करें, शब्दालंकार और अर्थालंकार। इन्हीं को समझ लेते हैं, क्योंकि सर्वाधिक परीक्षा में जो पूछे जाते हैं वो इन्हीं दो में से पूछे जाते हैं, सर्वाधिक। तो आज इन्हीं की चर्चा करते हैं और समझेंगे अलंकार के प्रकार। तो पहले हो गया शब्दालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है कि शब्दालंकार होता क्या है, कहते किसे है। जब काव्य में शब्दों के प्रयोग के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ शब्दालंकार होता है। ये जो शब्द आया है चमत्कार, इसका मतलब ये है कि एक विशेष भाव हमारे अंदर जागृत हो जाते हैं। कब? जब हम काव्य को पढ़ते हैं। कुछ शब्दों की ऐसी वहाँ पर जमावट होती है कि उनको पढ़ने के बाद एक विस्मयकारी स्थिति मन में आ जाती है पढ़ने के बाद, और वो एक तरीके से मिरेकल हो जाता है, चमत्कार हो जाता है। तो वो यही बोल रहे हैं कि जब काव्य में शब्दों के प्रयोग के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ क्या हो गया जी? शब्दालंकार। शब्दालंकार वैसे तो हिंदी में दो विधाएं हैं, एक गद्य और दूसरा पद्य। तो अलंकार किसका हिस्सा है? गद्य का तो है नहीं, ये पद्य का हिस्सा है। तो जिसमें कविताएं होती हैं। अब शब्दालंकार के भी भेद हो गए, यानी प्रकार हो गए। तो पहला आता है अनुप्रास अलंकार। शब्दालंकार में सबसे पहले कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। और इसमें क्या होता है, यानी पहले तो इसकी पहचान ही समझ में आ जाए कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। इसमें व्यंजनों की एक ही क्रम में आवृत्ति होती है। व्यंजनों की
एक ही क्रम में आवृत्ति होती है, व्यंजन की आवृत्ति होगी, बार आवृत्ति का मतलब बार बार आना। अब उदाहरण लिया जाए तो उदाहरण में पहला, चारू चंद्र की चंचल किरणें, चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। अब ये दो लाइनें हैं। अब इन दो लाइनों को पढ़ने के बाद हमारी समझ में तुरंत आ जाएगा कि चारू चंद्र की चंचल किरणें, अब कौन सा व्यंजन बार बार आ रहा है, यानी आवृत्ति हो रही है। चा, चा वर्ण है जिसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया जी? अनुप्रास अलंकार हो गया। बेहद आसान है, समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तरन तनूजा तट तमाल तरवर बहु छाए। लो जी, अब इसमें भी पढ़ने के बाद हमको क्या पता चल रहा है? सीधा सीधा ये पता चल रहा है कि यहाँ पर ता वर्ण जो है उसकी आवृत्ति हो रही है। किसकी? ता वर्ण की। तो बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि अनुप्रास अलंकार कहते किसे हैं और क्या पहचान है, जिसमें किसी व्यंजन की आवृत्ति होती है। तो पहला शब्दालंकार था अनुप्रास अलंकार। अब दूसरा शब्दालंकार है यमक, यमक अलंकार। लो जी, अब इसको भी समझे कि ये होता क्या है। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, मतलब यह वर्ण नहीं है, शब्द है। यमक अलंकार में आवृत्ति किसकी हो रही है? वर्ण की नहीं हो रही है, शब्द की हो रही है। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो, यह भी शर्त हो गई। यानी शब्द तो एक से ज़्यादा बार प्रयोग हुआ हो और उस शब्द का अर्थ भी अलग अलग हो, हर बार उसका अर्थ बदलना चाहिए। तो ऐसे स्थान पर क्या हो जाएगा जी? यमक अलंकार होगा। उदाहरण लेते हैं जी, उदाहरण से समझें। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका है। लो जी, दूसरी लाइन है वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। लो जी, अब यहाँ पर देखने, यानी जब ये दोनों लाइन पढ़ेंगे तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि कनक कनक एक ही शब्द है भाई, और उसकी आवृत्ति हो रही है एक से ज़्यादा बार, यानी 2 बार प्रयोग हुआ, एक से अधिक बार हो और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो। अब यहाँ समझें कि ये जो कनक कनक शब्द है ये 2 बार प्रयोग हुआ और इनके दोनों अर्थ अलग अलग हैं। एक कनक का अर्थ है सोना, कनक मीन्स सोना यानी गोल्ड, और कनक माने होता है धतूरा, धतूरा
ये भी फल होता है, और बड़ा नशीला होता है ना। तो ये जो धतूरा फल है, तो कह रहा है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिक है, वाह खाए बोराए जग। धतूरा खा लिया बावला हो जाएगा भाई, ज़्यादा नशीला है। और सोना अगर ज़्यादा आ जाए या पाए, यानी अगर गोल्ड यानी धन ज़्यादा हो जाए, सोना ज़्यादा हो जाए, तो भी दिमाग खराब हो जाए। तो यहाँ पर कनक कनक जो दो शब्द जिसकी आवृत्ति हुई है, उसके दो अर्थ अलग अलग हैं। एक का मतलब सोना है, दूसरा का मतलब धतूरा है, और दोनों का अर्थ भिन्न होने से इसके दो अर्थ भी निकल रहे हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि भाई यमक अलंकार होता क्या है, परिभाषा क्या है, उदाहरण से भी समझ लिए। अच्छा भाई, ये तो रही बात यमक अलंकार की। अब एक उदाहरण अगर और लिया जाए तो और क्लियर हो जाएगा। 3 वेर खाती थी, वे तो 3 वेर खाती थी। 3 बेर खाती थी, वे तो 3 बेर खाती थी। अब यहाँ पर थी की जगह है कर लो, ये कर लो। 3 बेर खाती थी, वे तो 3 बेर खाती हैं। अब ये हो गया, मान लो यहाँ वेर का मतलब क्या हो गया, एक तो हो गया फल, शब्द 2 बार आया, और एक वेर का मतलब होता है क्रम या बारी। जो स्त्री 3 बेर 3 बार खाती थी, यानी जब खुशहाली के दिन थे, इसके पीछे यही कहानी है कि जब एक स्त्री के पास खुशहाली के दिन थे तो वो 3 बार खाती थी, और जब दरिद्रता के दिन आ गए तो अब वे 3 बेर खाती है, यानी अब मात्र 3 फल, यानी बेर अपने आप में एक फल है, 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पर बेर के 2 मतलब हो गए। यहाँ पर एक स्त्री, मान लीजिए कोई रानी रही होगी, वैभव रहा होगा, 3 बार खाती हो। अब स्थिति दरिद्रता की आ गई तो क्या हो गया, 3 बेर 3 फल खा के ही जीवन कट रहा है। तो यहाँ क्लियर हो गया यमक अलंकार। 2 हो गए शब्दालंकार में। तीसरा अलंकार, तीसरा आता है भाई श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ क्या है, श्लेष का अर्थ चिपका हुआ, यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब क्या है, चिपका हुआ। तो जहां एक शब्द के माध्यम, एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों का बोध होता है। एक शब्द है लेकिन अर्थ जो हैं वो अनेक है उसके। तो अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि आवृत्ति वाली बात हो, यहाँ पर आवृत्ति तो है लेकिन अर्थ फिर ज़्यादा है, एक से ज़्यादा। जैसे उदाहरण देखते हैं, रहमन पानी राखिए
रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब देखो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, और कहाँ गया पानी, ये रहा पानी। ठीक से समझें तो ये दिखा हुआ है कि जहाँ एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों का बोध होता है। शब्द तो एक ही है, अब अर्थ हो गए अनेक। 3 बार ये जो शब्द है पानी वो प्रयोग हुआ। एक तो पानी का अर्थ क्या हो गया, चमक। दूसरे का अर्थ क्या हो गया, सम्मान। और तीसरा भाई खुद में जल। ठीक, 3 अर्थ लिए हुआ है। तो कह रहे हैं एक शब्द के माध्यम से अनेक अर्थों का बोध होता हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। ये बात शब्दालंकार की है, यानी 3 है शब्दालंकार में, और तीनों के तीनों आपको बताए गए, उनकी पहचान उदाहरण सहित। कोशिश करिए समझने की, और परीक्षा में आए तो उनको सही उत्तर के द्वारा अपनी मंजिल तक पहुंचाओ। क्या उत्तर भी सही तभी होगा जब हमको पूरी तरह से पहचान पता हो, उदाहरण सहित। अब बात करें अर्थालंकार। इसमें नंबर 1 पर आ गया कौन, उपमा। और दूसरा आ गया रूपक, और तीसरा आ गया उत्प्रेक्षा। यही है, ये तो पक्का पता ही होना चाहिए तीनों। उपमा हो गया, रूपक हो गया, और उत्प्रेक्षा। तो उपमा में क्या होता है, उपमा अलंकार एक वस्तु के गुणों की दूसरे वस्तु के साथ तुलना की जाए। बस इतना ध्यान रखना है कि एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु के साथ हो रही है, तो सीधा सीधा उपमा अलंकार हो गया। उदाहरण से जल्दी समझ में आएगा। पीपर पात सरस मन डोला। अब ये लाइन लिखी हुई है, पीपर पात सरिस मन डोला। मन की तुलना पीपल के पत्ते से। पीपर यानी पीपल का पत्ता, मन कैसा है, पीपल के पत्ते के समान है जो हिलता ही रहता है। तो पीपर पात सरिस मन डोला, मन की तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। तो मन हो गया उपमेय, और पीपर पात क्या बन गया, उपमान। जिसकी तुलना जिसके साथ की जा रही है, जिसकी तुलना की जा रही है वो तो हो गया उपमेय, और जिसके साथ की जा रही है वो हो गया उपमान। इतना सा फर्क है, आसानी समझ में आ गया। पहला हो गया अर्थालंकार में उपमा। अब अगला देखते हैं तो रूपक अलंकार। बहुत सारे उदाहरण हैं, आप घर पर बहुत सारे देख सकते हैं अपनी बुक में, और पता चल जाएगा।
क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उसकी पहचान हमको समझ में आ जानी चाहिए। जहां दो वस्तुओं में बहुत अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। परिभाषा तो ये होगी क्या, जहां दो वस्तु होंगी दो, उनके बीच में बहुत अधिक समानता होगी और इस समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। कहने का मतलब उनके बीच में बहुत कम अंतर होगा, ना के बराबर। अब उदाहरण से समझें। चरण कमल बंदो हरि राई। अब इतनी सी बात लिखी हुई है, चरण कमल बंदो हरि राई, या दो चीजें बहुत ही काम की हैं। चरण उपमेय और कमल उपमान। यानी जो चरण है उसकी तुलना किससे हो रही है, कमल से हो रही है। ये उपमेय और उपमान। अब फर्क क्या है, क्योंकि इनमें भेद रहित आरोप, कोई भी अंतर नहीं है। यानी आप चरण को कमल कह सकते हैं और कमल को चरण कह सकते हैं। तो वही तो बोल रहे हैं, अधिक समानता के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण उपमेय और कमल उपमान। रूपक अलंकार, परिभाषा ये रही आपके सामने और उदाहरण ये। इसी तरह से तीसरे नंबर पे आया, वो क्या आया, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में सबसे सरल बात तो यही है कि उसमें कुछ शब्द आते हैं, जैसे मनहु, जनहु, जानो, मानो। भाई यही शब्द है ना, इसी से आपको पता चल जाएगा कि उसमें क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार। मुख मानो चंद्र है। अब मानो शब्द आ गया, अब इसी से पता चल गया क्या, कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक शब्द कोई सा आ जाए तो और आसान। क्या हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार। और परिभाषा देखें तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, जैसे मुख मानो चंद्र, तो वही है ना, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए। ये रही इसकी परिभाषा, एक लाइन की, आसानी से समझी जा सकती है। अब इन 6 के अलावा 2 और, उन पर भी चर्चा करते हैं। एक होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार, बड़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को, किसी बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। जैसे उदाहरण से देखेंगे, देख लो साकेत नगरी है यही,
स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। अब यहाँ सीधा सीधा बड़ा चढ़ा के बात कही, कोई नगर सीधा उठ के आसमान में स्वर्ग जा रहा हो, ऐसा कहाँ होता है? ये तो बड़ा चढ़ा के कही गई है बात। तो ऐसा कहीं मिल जाए काव्य में तो समझ जाओ कि भाई अतिशयोक्ति अलंकार है। एक और मानवीकरण। कौन सा? मानवीकरण अलंकार। इसमें क्या होता है? निर्जीव की सजीव से तुलना। बस इतनी सी बात याद रखनी है। निर्जीव की किससे तुलना होनी है? सजीव से। जब निर्जीव की सजीव से तुलना होगी तो क्या हो जाएगा? मानवीकरण। इसे भी समझ लेते हैं उदाहरण से। सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। मान लो ये लाइन लिखी हुई है, सागर के ऊपर नाच नाच करती हैं लहरें मधुर गान। सागर एवं लहरें, नाच कौन रहा है ना? सागर के ऊपर लहरें, बना दिया इसको सजीव, गा रही हैं, नाच रही हैं। तो जहाँ ऐसा मिल जाए देखने को कि निर्जीव को सीधा सजीव से तुलना कर दें, समझ जाओ मानवीकरण। तो कितने अलंकार की बात हुई हमारे सामने? अभी जो चर्चा हुई है आपके समक्ष वो क्या है कि अलंकार शब्द और अर्थ, शब्दालंकार और अर्थालंकार। ये जो प्राइमरी नॉलेज है इसके बारे में हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए जो कंपटीशन के लिए तैयार है। हाँ, अभी इसमें बाकी बहुत कुछ है क्योंकि इनके भी अनेक प्रकार हैं, जैसे अनुप्रास के प्रकार हैं, उसकी चर्चा किसी अन्य दिन करेंगे। तो भाई आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप यूं ही जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।